लीनियर इक्वेशन में एक फॉर्म होती है कि एक एक्स की टर्म, एक वाई की टर्म, एक कांस्टेंट टर्म, फिर इक्वल टू 0, है ना। तो क्या ये क्वाड्रेटिक की फॉर्म है? पॉलिनोमियल की फॉर्म क्या होती है? एक एक्स स्क्वायर की टर्म होगी, एक एक्स की टर्म होगी, एक कांस्टेंट टर्म होगी। बताओ जी एक्स स्क्वायर की टर्म कौन सी है? ये तो एक्स वाली टर्म कौन सी है? दिस इज नॉट एक्स, दिस इज एक्स प्लस 1 इन ब्रैकेट्स, एक्स शुड बी अलोन एज अ टर्म। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस पी एक्स माइनस पी प्लस सी। अब वो टर्म जिसमें एक्स स्क्वायर है ये हो गया, वो टर्म जिसमें एक्स है ये वाली होगी, और वो टर्म जो कि कांस्टेंट है जिसमें ना एक्स है ना कोई और वेरिएबल एक्स स्क्वायर है वो ये हो गया। ठीक है, तो इसमें ए हो गया 1, बी हो गया माइनस पी, सी हो गया माइनस पी प्लस सी। नाउ दिस सी रिप्रेजेंट्स द कांस्टेंट टर्म। ये सी और ये सी सेम नहीं है, ये सी शो करता है हमारे फॉर्मूला में कांस्टेंट टर्म, और जैसे यहाँ पर एक नंबर सी रखा हुआ है वो चीज है। समझ में आया? तो अगर मैं सम ऑफ जीरोस लिखूंगी तो वो क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, माइनस ऑफ माइनस बी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी पी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स रखूंगी तो वो आ जाएगा माइनस सी प्लस सी। समझ में आई चीज ये? ठीक है, हमेशा जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया होगा, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, या जो भी सिस्टम हमें लीनियर इक्वेशंस का दिया होगा, हमेशा देखना उसके फॉर्मूला बेस्ड ना, जहां पे हमने उसका फॉर्मूला जैसे a1 by a2 b1 by b2, तो a1 a2 का मैं y के टर्म को लेती हूँ, a1 a2 जनरली रिप्रेजेंट क्या करते हैं, x के कोएफिशिएंट्स। तो लीनियर इक्वेशन में मैं देखती हूँ x के कोएफिशिएंट्स क्या है, c क्या लेती हूँ, कांस्टेंट टर्म। तो मैं लीनियर इक्वेशन में देखती हूँ कांस्टेंट टर्म क्या है। तो ऐसे ही जब भी आपको ऐसे इक्वेशन आती हैं, ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्ट देम इन योर स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद उसमें अपने फॉर्मूलाज या कॉन्सेप्ट्स लगाओ। पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है, बहुत इजी क्वेश्चन था कि ये चीज ऐसी गलत हुई है, इसे आप करोगे अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अल्फा बीटा क्या हो गया, माइनस पी प्लस सी। अल्फा प्लस बीटा क्या है, प्लस पी प्लस 1 इक्वल टू 0। और ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, सी की वैल्यू आनी थी -1, और क्वेश्चन भी यही था 5C। करो इस क्वेश्चन को। दिस कुड बी अ पार्ट ऑफ द पेपर, दिस कुड बी मैं करवाती हूँ, डाउट ले रही हूँ, बस 2-3 क्वेश्चन मुझे करवाने हैं, प्लस मैंने आपको एक वर्कशीट शेयर की है, प्लस अपने साथियों को बोलो आ जाए, कल की क्लास के लिए जरूरी है, बिकॉज कल मैं पढ़ा रही हूँ लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एग्जाम्पलर के इक्वेशंस, जो मुझे लगता है चाहे सॉल्विंग के लिए ना आए पर ये आ सकता है कि फॉर्म द सिस्टम एंड देन सॉल्व। तो एग्जाम्पलर के कल सारे प्लीज कल फुल स्ट्रेंथ ले आना, अपने साथियों को उठा के चाहे घर से ले आना एक बार, क्योंकि कल थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टैंडर्ड पेपर के हिसाब से ही करवाऊंगी। ठीक है, तो तुम्हारे वो एमसीक्यूज वगैरह भी कवर हो जाएंगे। प्लस आज मैं सारा आपको बुकलेट शेयर कर दूंगी एमसीक्यूज की, बैठकर विद आंसर्स। ठीक है, इस वाली बुक से, तो कोशिश करना कि वो सारे कंप्लीट कर लो, पढ़ लो, थोड़ा सा ड्रिल हो जाता है बस। और इतना तो मुझे लगता नहीं है कि टाइम लग रहा होगा आपको कि एनसीईआरटी अभी तक खत्म नहीं हुई है। खत्म होगी सारी एनसीईआरटी? कितनी रहती है? इतना स्लो क्यों कर रहे हो काम? बस, बाकी हो गया सारा एनसीईआरटी का? कर लेना बच्चे, इसको अब लाइटली मत लो थोड़ा सा, क्योंकि पेपर मुश्किल नहीं होगा, पर वो 1 या 2 क्वेश्चन होंगे जो आपको ना लगेगा क्या घबराहट वाली चीज आ गई। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल करना, और कॉन्सेप्ट बेस्ड ही क्वेश्चन होगा, वो 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जो होंगे ना, सच्ची कह रही हूँ, उसके बेसिस पे पूरा पेपर मत खराब करके आना। ये क्लियर हो गया बच्चे? चलो, समझ में आ गया? सबने नोट कर लिया है? एक कैलकुलेशन में आई अगेन नोटिस्ड अ थिंग, ये सिंपल सी चीज थी, 16x² माइनस 24x-1। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसे सॉल्व करना है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही सॉल्व करना, फैक्टराइज बिल्कुल नहीं करना। फैक्टराइज होता भी नहीं है वैसे, ये है ना, ये हो जाता है, नहीं होता होगा। ठीक है, अब इसको करना कैसे है, अब आप लिखते हो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, है ना। b क्या हुआ, -24 का स्क्वायर, -4 इंटू 16, कॉन्स्टेंट टर्म इज -1, तो ये प्लस हो जाता है। नहीं किया होगा, मोस्टली ने क्या लिखा है, 24 का स्क्वायर 576 से लिख दिया, या फिर -64 तक। एक चीज ये थी जो मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ बार बार साइंस में, दैट इफ यू सी -4ac, यहाँ पर माइनस है और किसी एक टर्म के साथ भी माइनस है, तो इट बिकम अ प्लस।
ठीक है। हाँ जी दामिद, x माइनस ए का होल स्क्वायर क्या लिखते हैं? हाँ क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, ये होता है ना। अब तुम कर क्या रहे हो, देखो या तो हम डायरेक्टली माइनस लगाए, होता क्या है, हमें एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दे देते हैं। वो कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो तुम्हें समझाया होगा, पता क्या है, देयर आर सो मेनी पीपल, समझाने के लिए बहुत सारे बंदे हो जाए ना तो सारे कंफ्यूज करके जाते हैं। सीरियसली, आपने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2x, राइट। अब क्या लिखा है, जब हमने माइनस का फॉर्मूला किसी को समझाना होता है तो हम कहते हैं ए की जगह माइनस ए लिख दो, तो वो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस ए इंटू एक्स। तो ये अपने आप ही ले लिया। तुमने क्या किया, अब वो डबल ब्रेन चल जाता है कि हमने माइनस तो यहाँ रखा कि फॉर्मूला है, और यहाँ पर भी क्या कर दिया, माइनस से इट बिकेम प्लस से। हमारा सही होता होगा, पूरा ही गलत। ठीक है, फंडामेंटल मिस्टेक नहीं करनी है। जब फॉर्मूला याद करवाते हैं ना बच्चों की तरह, तो हम क्या कहते हैं, एक्स प्लस है याद कर लो, माइनस से क्या करना है, जहां पे प्लस है वहां माइनस डाल दिया, रटवाया। कोई ऐसे करता है, कोई कहता है नहीं जी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर रख लो। तो डोंट गेट कंफ्यूज, आपने कुछ नहीं किया है, ये सारा जो ओरिजिन हुआ है ना फॉर्मूला का, ये कुछ नहीं है, आपने एक्स माइनस ए और एक्स माइनस ए को मल्टीप्लाई किया है, कुछ नहीं और किया। ये x इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, ये दो चीजें आपने मल्टीप्लाई किया और तब जाकर ये सॉल्व हुआ। समझ में आ गया ये, राइट। अब इसके बाद एक और जो चीज थी, जब भी आपको कहा जा रहा है चेक, लिखा हुआ है वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस चेक कर दिया, लिखो प्रॉपर्ली ए बी इज इक्वल टू ए सी, देयरफॉर इट्स आइसोसेलेस। राइट ट्रायंगल में यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम एंड देन यू हैव टू प्रूव। ठीक है, इंसर्शन रीजनिंग में और क्या चीज थी इसमें, इसके ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस देख लेना। ट्रिग्नोमेट्री में आप एक्सप्लेन नहीं करते हो डायग्राम को, लिखा करो उस चीज को प्लीज, ज्यादा डालो पेपर में लगेगा, पता नहीं बहुत काम कर रहे हो। नेक्स्ट, इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन जब दिया होता है, और जब ये सरफेस एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चंस लिखते हैं तो लिखा करो आर इज द रेडियस, अगर रेडियस निकालनी है, या हाउ मेनी कोन्स आर रिक्वायर्ड एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर, लेट नंबर ऑफ टर्म्स बी एन, इस चीज को लिखना है हमने। ठीक है, और एक चीज जो और थी, अगर मीडियन का क्वेश्चन, मीन का क्वेश्चन कहीं भी 5 नंबर में आता है ना, इसका मतलब थोड़ा सा थ्योरेटिकल बनाना है उसको। मीडियन है तो हमें लिखेंगे मीडियन क्लास कौन सी है, n/2, देयरफॉर n/2 क्या हो गया, पूरा फॉर्मूला मीडियन इज इक्वल टू दिस, फॉर्मूला का एक एक नंबर लिख दो कि m क्या है और l क्या है। ठीक है, n/2 क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी क्या हुई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हुई, क्लास हाइट क्या हुई। और जहां पर आपके क्लास इंटरवल इस तरह से है 60 to 69, 70 to 79, यहाँ पर बताना है यूजिंग एडजस्टमेंट फैक्टर्स क्या होगा ऑफ 0.5 लिखना है। ये चीज लिख दो क्योंकि 5 नंबर में है ना, तो इसलिए वो स्टेप्स के मार्क्स, टीचर बैठा वहां पर नहीं सोचेगा नहीं जी 5 नंबर में क्या लिखना है, बच्चे ने ठीक किया हुआ है। वहां पर वो कहेंगे नहीं नहीं, बोर्ड की आंसर मार्कशीट में आया हुआ एडजस्टमेंट फैक्टर लिखा हुआ ना, यूजिंग एडजस्टमेंट फैक्टर, उन्होंने आधा नंबर काट लेना। सो यू डोंट नो एक्चुअली द मूड ऑफ द टीचर, तो आपने लिख देना है, लिख सब रहे हो, काम सब कर रहे हो, पर ये लिख दो तो आधा नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, यूजिंग एडजस्टमेंट फैक्टर 0.5, फिर यहाँ पे 60 माइनस 0.5, 69 प्लस 0.5, तो ऐसे कर दो। ठीक है, क्लास लिमिट्स विल बी एक्चुअल, या टू क्लास लिमिट्स कहते हैं, टू क्लास लिमिट्स विल बी, ये बन जाएंगी। देयरफॉर पूरा टेबल बना लो, एक दो को एक्सप्लेन करके पूरा टेबल बना लो। समझ में आ गया, इस चीज को इस तरह से प्रेजेंटेशन कर लेना। और इसके बाद जब आप 37 क्वेश्चन था यहाँ पर एक, जहाँ पे सर्कल का वो टेंजेंट्स का बहुत इजी क्वेश्चन था, टू सर्कल्स दे टच ईच अदर, और इस तरह से ऐसे लाइन जा रही है। ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, इजी क्वेश्चन है, सबने ठीक सॉल्व किया हुआ है ऑलमोस्ट, पर क्या है लिखा किसी किसी ने है, तो डायरेक्ट आंसर लिख दिया। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, टीचिंग केस करके ना 0 नंबर दे सकते हैं आप, अगर आपने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया हो ना, सिर्फ आंसर लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव में, सच में कहती हूँ। हाँ, एमसीक्यूज नहीं, सिर्फ ये बोले ऑब्जेक्टिव, जहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन होता है केस स्टडी का, जहाँ पे आपको लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ए, जैसे यहाँ पर। अब डायरेक्ट सबको पता है ये एस, ये एक्स और ये ए इज द सेंटर,
ये पॉइंट के दिया हुआ है यहाँ पर, दिस इज डी इज द सेंटर, ये वाई और ये क्यू और ये टी। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है 12 सेंटीमीटर, रेडियस है 5 एंड 4। ठीक है, तो ये रेडियस है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर है रेडियस 4 सेंटीमीटर। और क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ए, ये निकाल। तो डायरेक्टली ना यहाँ पे ड्राइंग करके, ड्राइंग भी नहीं किया हुआ, आपने डायरेक्टली सॉल्व करके लिख दिया। क्या लिख दिया, पी ए की वैल्यू 13 नहीं लिखनी है, उसको एक्सप्लेन कर देना, थोड़ा सा लिख देना। समझ में आ गया? एंगल इज 90 डिग्री, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर यूजिंग पाइथागोरस। पी ए इज इक्वल टू, चाहे कैलकुलस लिख दो, कैलकुलेशन फटाफट से साथ में लिख दो। सच में कह रही चीटिंग केस करके या कहीं इधर से कॉपी करके मैम आधा नंबर दे सकती है, आधा नंबर या बिल्कुल जीरो। डीएवी में हुआ है 9th के बच्चों के साथ कि इसने पी ऐसा लिखा है 0 की चीटिंग की होगी। अब वो कितनी की या नहीं की वो तो बच्चा ये कहेगा नहीं की। ठीक है ना, उसको हम मान भी नहीं सकते और ये भी नहीं कह सकते कि हाँ की होगी तो हम मार्क्स काट लें। ठीक है, चलो इसके बाद एक क्वेश्चन था, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसके बाद ना मैंने आपको क्लास में अ वेसल कंटेन्स, लिखो, अ वेसल कंटेन्स mixture of 24 liters milk and 6 liters water. A second vessel contains a mixture of 15-liter milk and 10-liter water. How much mixture of milk and water? How much mixture should be taken from first and second vessel separately and kept in third vessel so that third vessel may contain a mixture of 25-liter milk and 10-liter water. ये क्वेश्चन कहां से लगता है, कहां से आया आपको? और HCF और HCF, LCM, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड पॉलिनोमियल्स है, थर्ड लीनियर इक्वेशंस है, फोर्थ क्वाड्रेटिक है। आपको क्या लगता है इसमें से निकालने को क्या कहा है? क्वेश्चन में निकालना क्या है ये पूछो। हाउ मच मिक्सचर शुड बी टेकन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वेसल सेपरेटली। फर्स्ट वेसल से कितना ले, सेकंड वेसल से कितना ले, दो जगह से ले रहे हैं, कितनी क्वांटिटी पता नहीं, दोनों सेम क्वांटिटी लिखी है। इतना कहा है कि वन, हाँ जितना वेसल ए से लिया है उतना वेसल बी से ले, नहीं तो कहां से लगता है क्वेश्चन कहां से आया है? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो जगह से आपने लेनी है क्वांटिटी, सेम भी हो सकती है अलग भी हो सकती है। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कि यहां से मैंने x लीटर लिया और यहां से y लीटर। समझ में आ गया? ये मैं क्वेश्चन इसलिए करवा रही हूँ बिकॉज आपको जो सैंपल पेपर आया था उसमें बनानास वाला क्वेश्चन था, रिमेम्बर? सैंपल पेपर में बनाना 4 विजय बॉट सम बनाना 4 4 5 और उसने एक्सरसाइज किया, उसकी लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी थी, देख लेना आज से। तो अगर वैसा क्वेश्चन सैंपल पेपर में आ सकता है तो ये एक ऑप्शन में हमें दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में करना क्या है, इतना मत समझना, इतना मत घबराना कि क्या है, सिर्फ इसलिए करवा रही हूँ सो दैट यू जस्ट लर्न इसमें इक्वेशन ही कैसे फॉर्म है। अगर आपने किसी कंसिस्टेंसी होती है, किसी बॉटल लेते हो, जैसे वो दवाई की शीशी होती है, उसमें होता है ना कितना ये है इतना ये है, तो आप जो एक चम्मच ले रहे हो, कफ सिरप लेते हो, तो उसमें ये होगा कि नहीं जी एक केमिकल ज्यादा हो गया, केमिकल कम हो गया, ऐसा होता है। हम शेक वेल बिफोर यूज करते हैं,
उसके बाद वो कंसिस्टेंटली इक्वल होगा। दूध में अगर पानी मिक्स है तो ऐसा तो होना नहीं कि एक मैंने कड़छी ली तो उसमें ज्यादा दूध है बाकी में कम दूध होगा, नहीं होता ना। मिक्सचर जो फॉर्म होता है वो कंसिस्टेंट होता है। इसका मतलब जब मैंने उसमें से मान लो इस वेसल में से मैंने अगर 100 लीटर लिया है, ठीक है, अगर मैं इस 30 लीटर का वेसल मानती हूँ तो इसमें 24 लीटर मिल्क है, 6 लीटर वाटर है। अगर मैं 60 लीटर कर दूं पानी को, इस मिक्सचर को, तो कितना मिल्क होगा? 48, और कितना हो जाएगा? 12। प्रोपोर्शनेटली बढ़ता है। समझ में आ गया? कल 90 कर दूंगी तो 3 टाइम्स मिल्क 3 टाइम्स वाटर हो जाएगा। अगर मैंने x लीटर लिया है, इसका मतलब कि अगर मैं फर्स्ट मिक्सचर में से x लीटर मिल्क ले रही हूँ, x लीटर मिक्सचर में 24/30 x मिल्क है और 6/30 y वाटर है, सॉरी x वाटर है। समझ में आई चीज है? आपके पास 30 लीटर का मिक्सचर है जिसमें से 24 लीटर उसमें मिल्क था और 6 लीटर क्या था? वाटर। समझ में आया ये? ठीक है। तो कैन आई से इस 30 लीटर वाले मिक्सचर में 24 आउट ऑफ 30 मिल्क होगा और 6 आउट ऑफ 30 वाटर होगा। ये ठीक है ना? और अगर मैंने x लीटर लिया तो 24/30 x मिल्क है और 6/30 x वाटर। समझ में आ गया इतना? कितना हमने मिक्सचर लिया है इसमें? क्वांटिटी टू बी टेकन इज x लीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये हाँ, दूसरे वाले वेसल में आप लोगे y लीटर और उसमें हमें दिया हुआ था 15 एंड 10। इसके बाद ना डाउट ही लूंगी तुम्हारे, घबराओ मत। तुम्हें ना परेशान नहीं करना है मुझे। इतना मिल्क है और 15 और 10/25 वाटर है। परेशान हो रहे हो, रहने दो। अब इस इक्वेशन फॉर्म करो। इन दोनों का मिल्क का मिक्सचर होना चाहिए। तो इतना मुश्किल तुम्हें आना नहीं चाहिए जितना ही घबरा रहे हो। ठीक है, 25 x + 5 और ये हो जाएगा 10/35 x + 5। अब विजुअली समझा। ये एक वेसल है, ये दूसरा है। ठीक है, अब बात, ये 30 लीटर है, इसमें से 24 लीटर मिल्क होगा, 6 लीटर वाटर होगा। दूसरे वाले में क्वांटिटी रखी हुई है 25 लीटर, जिसमें से 15 लीटर मिल्क है और 10 लीटर वाटर। ठीक है, इसमें से कुछ क्वांटिटी ली, इसमें से कुछ क्वांटिटी ली और एक बड़े वेसल में डाल। इसमें x लीटर यहाँ से डाले, इसमें y लीटर यहाँ से डाले। इसमें कितना हो गया मिल्क या वाटर मिक्सचर? कितना हो गया? x + y लीटर। तो जो अभी x + y है ना, कंप्लीट x + y होगा। इसमें मिल्क कितना होना चाहिए? 25 लीटर मिल्क और 10 लीटर वाटर। ठीक है, प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाता है ना? तो इसका मतलब जो रेशियो इसमें मिल्क टू वाटर की है वो है 4:1। मिल्क टू वाटर रेशियो है 4:1। इसमें मिल्क टू वाटर रेशियो है 3:2। जो फाइनल मिल्क टू वाटर रेशियो चाहिए वो कितनी होगी? 5:2। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि 4/5x मिल्क यहां से आया और 3/5 y मिल्क दूसरे वाले में से आया और फाइनल दोनों बन गया 5/7 x + y। अगर ये चीज समझ लेते हो इक्वेशन फॉर्म हो जाती है, वरना छोड़ दो अभी फिलहाल। लास्ट मिनट में नहीं करवाती, सिर्फ उतना लिख लो। एक दिन लिखा रहने दो। आफ्टर लिनियर इक्वेशन अभी चैप्टर तुम्हारे पढ़े हैं करने वाले, है ना? सिलेबस रिवाइज करने वाला रहता है तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगाऊंगी, जल्दी फ्री कर दूंगी आपको।
हाँ, प्लस जो मैंने आज को आपको टेस्ट वर्कशीट दी है ना, इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेना। हाँ, अभी मैंने आशुति को बताया था कि व्हाट आई फील इज नंबर बेस्ड क्वेश्चन नहीं होता है जिसमें डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया जाता है, वैसा एक क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा लीनियर इक्वेशंस का। ठीक है, लीनियर इक्वेशन में ना जो डिफिकल्ट वाले टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन है, पाइप्स वाला क्वेश्चन है, वो क्वाड्रेटिक में आने के ज्यादा चांसेस बन गए हैं। या एग्जाम्पलर में जो दो पाइप्स के क्वेश्चन लीनियर इक्वेशंस के दिए होंगे वो कर लेना रिवाइज साथ साथ। मैंने आपको बहुत बार क्लास में करवाए हैं, एक बार रिवाइज करोगे हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप उन चीज को रिवाइज करोगे ना, अपने फोकस कर लेना कि इसको अच्छे से हमने करना है, इक्वेशन फॉर्म करना सीख लेना। घबराना बिल्कुल नहीं है, अभी आपके पास दिन है, काफी है। और अभी भी कोशिश करोगे, पूरा साल मैथ्स पढ़ी है, अभी भी करोगे तो सिलेबस कल तक आपका आराम से हो जाएगा। समझ में आ गया, एनसीईआरटी सारी हो जाएगी। अब आपके प्रॉब्लम एरिया क्या है, एक तो कैलकुलेशन और एक साइज और एक फॉर्मूला सरफेस एरिया वॉल्यूम के बिल्कुल भी सही यूज नहीं करना। ठीक है, और जहां सरफेस एरिया वॉल्यूम है प्लीज यूनिट साथ में लगाया करो, क्यूबिक सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, रेडियस निकालिए तो सेंटीमीटर। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाला तो राइट यूनिट। इन चीजों को लिख लो, ये आधा नंबर है आपके। जो यूनिट लगाना है और जो फॉर्मूला सही से लगाना है वो आधा आधा नंबर है हमारा। समझ में आ गया इतना? अब इसके बाद अपने डाउट खोलो, उसके बाद फिर मैं और कुछ करवाऊंगी, बताओ। मुझे भेजो, भेज दो। और बोलो बच्चों, एग्जाम्पलर पे। हाँ, एनसीईआरटी का बता। अच्छा, पाथ वाला, हाँ। चैप्टर 12 में पाथ वाला क्वेश्चन जो है दे दिया। इसमें ना एक तो ना 120 डिग्री वाला जरूर कर लेना। 120 डिग्री वाला क्वेश्चन जरूर करना, वो आएगा ही आएगा। ठीक है, 120 डिग्री या फिर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, डिजाइन निकालना होता है वो। या हेक्सागन अगर बना होगा किसी सर्कल में, तो हेक्सागन के अंदर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनते हैं। समझ में आ गया? एक सर्कल के अंदर हेक्सागन ड्रॉ किया हुआ है। हेक्सागन वाला नहीं है, चांसेस हेक्सागन के कम आने के चांसेस है। इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लस ये, तो ये हेक्सागन रेगुलर होगा। समझ में आ गया? तो ये वाले दो सेंटर से जुड़ता है ना जब ये, तो ये सारे जो छोटे ट्रायंगल बनते हैं ना, ये 6 के 6 ट्रायंगल हर एक साइड के साथ बनेंगे, ये आपस में इक्विलेटरल होते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे ये वाला एरिया निकालना है, शेडेड एरिया, तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ हेक्सागन जो होता है 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो जो रेडियस होगी ना वही साइड होगी। ये उसका बहुत डिफिकल्टी लेवल करवा रही हूँ, सबसे डिफिकल्ट लेवल वाला जो उसका आएगा। इतना आई डोंट एक्सपेक्ट हेक्सागन आएगा आपको। ठीक है, आपको आएगा सर्कल में बनाया है इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो जरूरी कर लेना। और सेंट्रल एंगल 120 डिग्री के माइनर सेगमेंट पूछा है, मेजर सेगमेंट पूछा है, वो कर लेना। ठीक है, गुड मॉर्निंग, जाओ। ठीक है, तो यहाँ से ऑन अ पर्सनल काउंट मुझे ना ठीक है, तो ये वाला चीज जरूर कर लेना, राइट। एक चीज और देखना, जैसे एक एंगल होता है ना, ये ना आपको 9th क्लास में क्वेश्चन था, तो हो सकता है कि कभी ऐसा कुछ पूछ ले कि सेंटर पे अगर एंगल बन रहा है, लेट मी से 80 डिग्री। ठीक है, आंख ने या एक आंख ने एंगल बनाया है 80 डिग्री एट द सेंटर, तो एंगल लिखो मेड बाय आर्क इन द मेजर सेगमेंट इन द माइनर सेगमेंट।
ये आपकी 9th का क्वेश्चन है। और एक और चीज आपको वो आती है, रिफ्लेक्शन याद है क्लास 9th की? बहुत इजी है, मैं करवा दूंगी रिविजन। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ठीक है। क्या होगा, मेजर सेगमेंट कौन सी होती है, बड़ी वाली छोटी वाली? बड़ी वाली। तो बड़ी वाली में, हाँ, बड़ी वाली में कौन सा होगा? बड़ी सेगमेंट में ये वाला एंगल कितना होगा भाई? 160 क्यों होगा बच्चे? 40 डिग्री। हाँ, समझ में आ गई। ये चीज बहुत बेसिक सी है, हो सकता है एमसीक्यू में हो, क्योंकि 9th में ना क्वेश्चन बहुत बार आया था। अब माइनर सेगमेंट होती है ये वाली, छोटी वाली। इसमें एंगल कौन सा बनेगा? ये गलती मत करना, ये सेंटर पे एंगल है और ये सरकमफ्रेंस पे है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा है। ये और ये बनाएंगे एंड इट विल बी 140। समझ में आ गया? ये चीज मुझे एक पॉइंट आउट करनी थी। अब तुम्हारे वाले क्वेश्चन पे आते हैं, वरना मैं तो कुछ ना कुछ करवाती रहूंगी। ये 40 है, ये ये साइक्लिक बन गया, तो ये 180 का सम चाहिए। साइक्लिक वाली चीज याद रख लेना, ठीक हो गया बच्चे? अब इसके बाद आते हैं तुम्हारा वाला, कि एक सेमी सर्कुलर ट्रैक है और उसके साथ रेक्टेंगल बना हुआ है कुछ इस तरह से। नहीं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, तुम भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि बेसिक में ये बड़े आराम से, बुक का ही तो है, बुक का ही तो करवा रही हूँ उसको। पेपर मुश्किल बिल्कुल नहीं आएगा, एक बात याद रखना, तुमने जितनी पढ़ाई की है ना उसके हिसाब से बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। बस ध्यान रखने वाली क्या चीज है, सिर्फ एक दो क्वेश्चन ट्रिकी होंगे, उसके बेसिस पे पूरा पेपर मत खराब करना। उनको सर्कल कर लेना, जो लगे कि अजीब सा क्वेश्चन है उसको छोड़ देना एक बार के लिए, ठीक है। बाकी के नंबर लेकर आना। अब यहाँ पर दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल सेगमेंट्स, दिस डिस्टेंस इज, ये इनर पैरेलल सेगमेंट, दिस वन, ये 60 मीटर, they are each 106 meter long, track is 10 meters wide, 10 meters की width है थ्रू आउट। Find the distance around the track along its inner leg, inner edge and area of the track, ठीक है। हमेशा पता क्या करना, जब भी आपको डिस्टेंस अलोंग द इनर एज का है ना, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स मार्क कर लिए, जो कॉर्नर पॉइंट्स है ना उनको हमेशा मार्क कर लिए, ठीक है। और देखो अब मूवमेंट कैसे होगी, अगर कोई चल रहा है इस पे, तो पहले वो ए टू बी जाएगा, फिर घूमकर जी टू सी। अगर एक बॉल तुमने जैसे ट्रैक पे फेंकी होती है, या तुम जैसे वो वीडियो गेम्स प्ले करते हैं, तो बॉल एक ट्रैक में मूव करती है, तो वो सी टू बी, सी टू डी जाएगा, और फिर डी टू ए, ऐसे ही होगा। तो अब मुझे इसको पार्ट्स में ब्रेक करके देखना है। समझ में आ गया? जब भी पेरीमीटर पूछा जाता है, सरकमफ्रेंस पूछते हैं, ऑफ अ सेक्टर, तो हमेशा उस चीज को ना, या आपको कोई ऐसे फिगर बनाकर दे दिया और कहो कहा हो कि जिसका पेरीमीटर ढूंढो, तो आप देखो उसकी बाउंड्री वॉल क्या है। समझ में आ गई चीज ये? तो यहाँ पर अगर मुझे इनर वाला ट्रैक कहाँ है, तो आई विल लुक फॉर द पाथ। पाथ क्या बनता है? हाँ जी, तो ए बी बना और सी डी, इन दोनों को मैंने इकट्ठा क्यों लिया, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइंस है। और दो सर्कुलर पाथ है, कौन से? बीसी एडी। मजेदार बात ये होती है, क्योंकि सिमेट्री होती है, तो जितना बीसी है उतना एडी है, कैलकुलेशन उतनी कम है। समझ में आ गया? तो एबी का डिस्टेंस कितना है? 106, सीडी का भी कितना है? 106। अब बीसी मुझे एक सेमी सर्कल आर्क में दी है, सेमी सर्कल मतलब मुझे रेडियस निकालनी होगी। समझ में आ गया? तो रेडियस कैसे निकलेगी? ये चीज और ये चीज सेम होगा, ये भी 60 आ गया, तो रेडियस हो गई 30 मीटर। ये सेमी सर्कल पाई आर, ये सेमी सर्कल पाई आर, तो हो गया 2 पाई आर। समझ में आ गया इतना?
बेटा उसने डिस्टेंस कहा है अलोंग द ट्रैक, वो बाद की बात है जब उसको आपने कहा हो एरिया ऑफ द ट्रैक कहा है साथ में। हाँ ये तो पॉइंट में आता है, ये पॉइंट में आ रहा है, सेकंड वाला पॉइंट में नहीं आता। अब सेकंड क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रैक। एरिया ऑफ ट्रैक का मतलब है यहाँ अंदर वाला पोर्शन, ठीक है। तो व्हेन इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंगल्स एंड सर्कल्स, जब आपके कर्व्ड और स्ट्रेट लाइन का कॉम्बिनेशन होता है ना, तो हमेशा स्ट्रेट वालों को अलग कर लो और कंबाइंड वालों को, सर्कल वाले को अलग, ठीक है। स्ट्रेट वाले में मैंने इसको जोड़ दिया और ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया और ये। तो कैन यू सी दिस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, ये भी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है। इसका एरिया निकाल सकते हैं, 106 मल्टीप्लाई बाय 10, 106 इंटू 10 प्लस 106 इंटू 10। अब नंबरिंग का, नेमिंग का फायदा क्या होगा, मैं लिखूंगी ऑफ दिस रेक्टेंगल, ऑफ दिस रेक्टेंगल, फिगर बना दूंगी अच्छे से, मुझे नहीं एक्सप्लेन करना कि आई हैव टेकन दिस लेंथ दिस ब्रेड। समझ में आ गया। नेमिंग का फायदा ये होता है, मैंने एबीसीडी अच्छे से लिख दिया, ये जो मैं कलरिंग कर रही हूँ ना यहाँ कर रही हूँ, पेपर में नहीं करके आऊंगी, थोड़ा सा खुला खुला फिगर बना दूंगी, क्योंकि मेरे पर्सनल अकाउंट में से कोई मैसेज आने दिया पेपर के, सच्ची कह रही हूँ। उसको अटेम्प्ट करने के मुझे मार्क्स मिलेंगे, एंड दिस इज नॉट सेव पेपर, दिस इज सेव रिसोर्सेज। अगर आप अच्छे से पढ़कर मार्क्स लेके आते हो तो वो भी रिसोर्सेज सेव हो रहे हैं, आपको पढ़ाने में बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं, ठीक है। इट्स नॉट फाइनेंशियली, अगर आप अपनी एनर्जी टाइम भी लगाते हो, सभी की बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं, तो इट्स ऑलवेज सेव रिसोर्सेज। अच्छे से पढ़ाई करोगे तो वो रिसोर्सेज सेव हो रहे हैं, पेपर यूज नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है, वो पेपर का मिस यूटिलाइजेशन नहीं है, पेपर यूज ही हो रहा है। तो फिर बहुत अच्छे से खुला खुला लिख कर आओ, बाय चांस कहीं थोड़ी ज्यादा कटिंग हो गई ना, पूरा कट करके दोबारा से नया लिखो, वो ज्यादा अच्छा होगा। बीच बीच में घुस घुस करके उसको फिर 3 को 4 करना मत करना। समझ में आ गया। सेफ पेपर कैंपेन पेपर्स में नहीं चलती, एग्जामिनेशन में नहीं चलती। समझ में आ गया। वो एक चीज मजाक की जरूर होती है कि पेपर सेविंग है, बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे हम सेविंग कर सकते हैं, है ना। हाँ बहुत सारी चीज होती है जहां हम सेविंग कर सकते हैं अगर हम रिसोर्सेज के बारे में ही सोचते हैं, राइट। अब आ जाओ यहाँ पर, आपका ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप आ गया। अब देख तुझे ये वाला सर्कल वाला स्ट्रिप लेना है। अब तुम इस लेवल पर आ गए हो कि तुम्हें एक सर्कल दिया हो ऐसे, और तुम्हें ये वाला एरिया कहा हो, तुम क्या करते हो, आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल। अब इसको दो हिस्सों में तोड़कर साइड साइड पर रख दिया, ठीक है ना। पहले तुम्हें ऐसे इकट्ठा सिखाया गया, अब तुम लॉजिक लेवल लेवल में एक स्टेप आगे हो गए हो, तो मैंने इसके दो हिस्से किए, मैंने कहा ये ऐसे बन रहा है, एक सी ऐसे है और एक ऐसे है। अब ये तुम्हारा मतलब द ब्रेन शुड अंडरस्टैंड कि दो सर्कल्स को मैंने अलग कर दिया, अगर मैं इनको कंबाइन कर दूंगी तो आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल ही होगा। अब समझ में आ गया ना चीजें। हाँ बस बस कुछ नहीं करना, आउटर रेडियस इनर रेडियस लिख दिया करो बस। ये कोई आपको पूरा वहां पे सच में पीएचडी लिख के नहीं आने है, बस इतना कि आउटर रेडियस इनर रेडियस उस चीज को कर दिया, और ये क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर में आएगा, तो कम से कम 2 पेज तो भर के आने हैं ना, उसकी एक्सप्लेनेशन के भी, राइट, उसके स्टेप्स के भी 5 नंबर कैसे मिलेंगे। आप लिखोगे आउटर रेडियस क्या है, इनर रेडियस क्या है, आउटर रेडियस कैसे निकलेगी, या तो लिखोगे इनर रेडियस 30 प्लस वेट 40, या फिर लिखोगे 60 प्लस 10 प्लस 10 80 डिवाइड बाय 240, ठीक है। आराम से अपने हिसाब से एक्सप्लेन करके आओ, कोई ये नहीं कहेगा कैसे तो एक्सप्लेन किया है, एक्सप्लेन कर दो, टीचर को लगता है कि अच्छा काम कर दिया। समझ में आ गई इतनी चीजें, राइट। पेपर में अगर एक क्वेश्चन आता है तो 5 नंबर में आएगा, या फिर केस स्टडी को 4 नंबर के दो दो हिस्से करके दे दो। इतना क्लियर हो गया, और बताओ डाउट्स। एक मुझे आपको ये कहना था कि बस यही एरिया ऑफ द ट्रैक और डिस्टेंस अलोंग द इनर एज। एक चीज मुझे कहनी थी, बिकॉज 12.3 नेक्स्ट वाली एनसीईआरटी में बिल्कुल डिलीट हो चुकी है, उड़ा दी है। अब आपके केस में मैं नहीं कह सकती कि मत पढ़ो, प्लीज पढ़ लेना। उसके बहुत डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे जो एग्जाम्पलर में दिए हुए हैं, वैसे वाले नहीं, या जो थोड़े बहुत मैंने करवाए हो वो सिर्फ दिमाग खोलने के लिए साथ में होते हैं। पर ये चीज जरूर कर लेना, स्क्वायर के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर स्क्वायर, जो मैं हमेशा कराती हूँ, ये आपके उसमें भी था, करवाती हूँ। नाउ आई कम टू यू, ये चीज मुझे अब याद आ गई ना। हाँ हाँ हाँ, कर ली तो कर लो। 13.3 ली हुई है, उसमें नहीं है।
और आपको स्पेसिफिकली कहा हुआ 13.3 नहीं है, किसी भी स्कूल में नहीं करवाई। हाँ, मुझे टाइम वाला नहीं लगता बिकॉज वो डिलीट ही कर चुके हैं, आपको करवाए भी नहीं है ना स्कूल, वरना कहीं ना कहीं से एक दो क्वेश्चन करवा देता है। तो आई डोंट वांट यू टू वेस्ट योर टाइम, मैं करवाने को आज भी करवा दूंगी। और आपके वही ना जिसमें मैंने मिक्सर वाला कराया तो सब उड़ गए थे एक बारी कि क्या हो गया। हाँ, लास्ट मिनट में आई शुड आल्सो नॉट गिव दैट स्ट्रेस, नहीं आएगा वो, आएगा। हाँ, वो करवा रही हूँ। ये एक चीज ये पढ़ लो क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है। एंड एक बार रिवाइज कर लो इस चीज को। सर्कल के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर सर्कल, ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छे से बना लेना। और जस्ट बिकॉज ना, बिल्कुल होता है, फिगर के बिना कभी क्वेश्चन मत करके आना। ज्योमेट्री और ये सरफेस एरिया वॉल्यूम और फिर ये एरिया सर्कल, ये स्क्वायर बना नहीं है और मैं टाइम लगा भी नहीं सकती। बना लेंगे, लकी हो तो नंबर मिल जाएंगे वरना नहीं मिलेंगे। नहीं मिलता बेटा, नॉनसेंस लिखो तो कोई बच्चे पता क्या है, वो सिर्फ कह देते हैं कि कुछ भी लिख कर आओ, द टीचर जस्ट वांट्स यू टू से कि कुछ लिखाना उसके रिलेटेड में। अब वो ये ना, आप ट्विस्ट कर देते हो बातों को, कुछ भी लिखाओ। कुछ भी लिखने का मतलब है कि अगर उसने इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में पूछा तो महात्मा गांधी के बारे में दो लाइनें तो दिखाओ। हाँ, ये नहीं कि हमने लिख दी साइंस केमिस्ट्री को, दो मिक्सर सोल्यूशन थे वहां पे आग लगी थी केमिस्ट्री लैब में, वो थोड़े लिख कर आओगे। दिस इज व्हाट दे मीन, दिस इज व्हाट आई से। जब आपको लिखा है ना कि एक्स इज नॉट इक्वल टू, तो वो क्यों लिखा होता है, क्योंकि ऐसे बच्चा बैठ के पूछता है कि अगर ऐसा हुआ तो। हाँ, इसमें हमें क्या करना है इस वाले क्वेश्चन में, ऑलवेज मेक श्योर बिकॉज दिस थिंग कम्स इन योर सरफेस एरिया वॉल्यूम की होल ड्रिल किया जा रहा है, या फिर एक क्यूबॉइड के ऊपर हमने एक हेमिस्फीयर को रख दिया है, ठीक है, या क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर को रख दिया है, तो अब सरफेस एरिया निकालो, वॉल्यूम निकालो। तो इस चीज को समझना है कि जब हमने एक स्क्वायर के अंदर सर्कल ड्रॉ किया है, अगर स्क्वायर के अंदर सर्कल ड्रॉ है तब क्या होगा, साइड ऑफ द स्क्वायर विल बी इक्वल टू डायामीटर ऑफ द सर्कल। समझ में आ गया, लिखो इस चीज को, याद कर लो। साइड ऑफ स्क्वायर, ये 1 नंबर में ना एमसीक्यू में या 2 नंबर में आ सकता है, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ सर्कल। 120 डिग्री वाला तो पक्का ही आएगा, और जो वो सर्कल उसके नीचे अंदर बना इक्विलेटरल ट्रायंगल ना डिजाइन वाला क्वेश्चन, वो भी पक्का आएगा। वो तो मान के ही चल लो वो आएगा यार, तो कुछ 2 साल से 120 डिग्री नहीं था, इस साल अगर डाला है तो ये क्वेश्चन पेपर में आएगा ही। डिजाइन वाला क्वेश्चन नंबर 6 है, ये वाला क्वेश्चन 6 12.3। अगर मैं डालूंगी तो आई वुड, इसमें सब कुछ कवर हो जाता है, या फिर ये वाला क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। बाकी सब कर लेते हो, यहाँ थोड़ा सा हम अटक जाते हैं। और अगर एक सेमी सर्कल में, ये चीज समझ में आ गई। अब अगर यही एक सर्कल बना हो, उसके अंदर स्क्वायर ड्रॉ किया हो, डायगोनल इज द डायमीटर, चाहे स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो। डायगोनल स्क्वायर का इज इक्वल टू डायमीटर, ठीक है। एक चीज ये थी, अभी मैं क्या भूलूंगी, हाँ, ये आपके एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन है, सेमी सर्कल में मैक्सिमम एरिया का ट्रायंगल ड्रॉ किया है। सेमी सर्कल में आपको एमसीक्यू में भी दिया होगा मैंने, वो आइसोसलेस होगा हमेशा, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, और यहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो ये आपकी रेडियस हो जाएगी, ये सेंटर पे जाएगा, ए बी इज द बेस जो डायामीटर होगा, और ये रेडियस, ठीक है। इस चीज को लिख लो, ये लास्ट मिनट रिविजन है, अभी याद है तो करवा रही हूँ कि जब लास्ट 20th होगा बस फटाफट ब्रश करूंगी। 20th को आराम से मेरे पास 3 बजे आओगे, 7 बजे तक बैठोगे। किसमें बच्चे, हाँ इसमें, इसमें साइड और डायामीटर सेम है,
इसमें डायगोनल और डायमीटर से। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो ये आ जाएगा हाफ इंटू 2r इंटू आर। तो डायमीटर दी होगी, अब साइड दी होगी तुम्हें, साइड ऑफ द स्क्वायर इज 4 यूनिट्स, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। तो तुम 4 से डायमीटर डायगोनल निकाल सकते हो, डायगोनल से डायमीटर, डायमीटर से रेडियस, फिर एरिया। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब आता है तुम्हारे वाले डाउट पे। ट्रायंगल्स एबीसी एंड डीबीसी आर ऑन द सेम बेस। ना ग्रुप में डाल दिया करो, सब देख लिया करते हैं साथ साथ। मैं ही डाल दूँ अभी। Two triangles ABC and DBC are on the same side, on the same base BC, and on the same side of BC, angle A equal to angle D is 90. ये ना फिगर कुछ ऐसे है, ये वाला है। तुमने उठाई कहाँ से ये? टॉपर, हाँ ठीक है। बीसी बेस ले लिया, ठीक है। एक राइट ट्रायंगल ऐसे बनाना है हमने, ए ये 90 डिग्री, एक राइट ट्रायंगल ऐसे, डी 90। क्या करेंगे तुम? दो ही चीजें करते हैं तुम सिमिलर। हाँ, ये देख, शो दैट। हाँ, क्या करेंगे उनको? सिमिलर कैसे हो जाएंगे? 90 डिग्री और वर्टिकली ऑपोजिट, बस ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी, बस फिगर ऐसे बना दो, और क्या करना है इसमें? तुम ए और डी को ज्वाइन क्यों कर रहे हो? आपको किसने कहा है कि ए बी और सी डी इक्वल है? वो प्रोपोर्शनल होंगे जब आपने बेस बीसी को लिया है, बट इक्वल नहीं हो सकते। इक्वल होंगे जब स्पेसिफिक केस हमने ले लिया, रेक्टेंगल ड्रॉ किया, वो कुछ अलग है, बिकॉज हम ये वाला ले रहे हैं ना, उसमें आपने ये वाला ले लिया है 90, आप उसमें ये वाला एंगल 90 ले रहे हो, तो वो ऐसा नहीं। ठीक है, ये एरियाज पे क्वेश्चन है, उसको ट्विस्ट करके थोड़ा सा इजी करके सिमिलैरिटी में लेकर। ठीक है, 6.4 का क्वेश्चन है। हो गया ये? चल, ताकि तुमने भेजा है, ग्रुप में भेज दिया करो बच्चों, ये वाला भेज ग्रुप में, मैंने फॉरवर्ड कर। एनसीईआरटी का करवाती है, उसके बाद उसका करने नहीं होगा। ठीक है, भेज दो ना ग्रुप में। इसके बाद एनसीईआरटी का क्वेश्चन बोलते रहो, उसके बाद कौन सा निकाल के रखना, कौन सा चैप्टर का है, सरफेस एरिया वॉल्यूम, क्वेश्चन नंबर 12 ना। अच्छा, एक तो ना बिल्कुल भी घबराई हुई शक्लें मुझे दिख रही है यहाँ पे, सिर्फ ये कन्वर है तो बैठा हुआ है, तो देखा जाएगा, है ना? भाई ना, ये आरब तो बिल्कुल डरा हुआ है, तारा ने रोक के, तन्ने को भी कोई फर्क नहीं। आरब बहुत घबराया हुआ है, और दामिर भी नहीं। ये वाला चाहिए, ठीक है। आर्क्स आर ड्रॉन बाय टेकिंग वर्टिसेस एबीसी ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो पहली चीज तो ये भी 60 डिग्री एंगल है, ये भी। जब ऐसे आर्क्स ड्रॉ की हुई है तो मतलब एंगल निकालो भाई, ये सेंटर बना हुआ है, तो ये सर्कल कुछ इस तरह से कंप्लीट। समझ में आया? तो ये क्या बन गया सर्कल का? ट्रायंगल में से सेमी सर्कल है, तो लिखेंगे उसको एरिया ऑफ ट्रायंगल, बिकॉज इट इज इक्विलेटरल, तो √3/4 साइड स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स सेक्टर। हाँ, तो फिर 3 सेक्टर हो गया, बस। सेमी सर्कल मत लिखना, 3 सेक्टर लिख के आना, ठीक है। हाँ,
थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर। ठीक है, अब ये तुम्हारा इंटू 3 चाहे बनता वही है, पर लिखकर इसी को आना है। और एक चीज और है, यू आर गिवन पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, आपको दिया होता है, रेडियस दी होती है सर्कल की, और कहा जाता है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होगा? वो लेंथ ऑफ आर्क होती है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होगा? ये रेडियस और ये लेंथ ऑफ आर्क। पेरीमीटर क्या होता है? L प्लस 2R इज पेरीमीटर। और जो ये लेंथ है वो होती है 2 पाई r थीटा बाय 360 डिग्री। अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हो तो थीटा आपके पास, जब पेरीमीटर ऑफ सेक्टर दिया, पेरीमीटर मतलब मैंने ये बाउंड्री ऐसे मार्क करी। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क मतलब मैं सिर्फ यहाँ से। ठीक हो गया इतना? अब अगर तो आपको ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो कि चांसेस है अगर ये आता है, तो आपको क्या दिया जाएगा? लेंथ ऑफ आर्क का नंबर ऐसा होगा जिससे थीटा की वैल्यू आ जाए 30, 40, 60 ऐसा कुछ आ जाए। अगर नहीं आता, थीटा फ्रैक्शन में आता है, तो उसे फ्रैक्शन में ही रखना। समझ में आ गया? उसके बाद आपको एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पता है ना, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। इसमें वही फ्रैक्शनल वैल्यू वैसे के वैसे उठा के डाल देना, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में, कोई रेसिप्रोकल कुछ नहीं होगा, और आपका आंसर आराम से आ जाए। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन था गुरशान के पेपर में, मैं फिर से करवा देती हूँ इस चीज को। लिखो 30 नवंबर को तुमने भेजा था ये, लिख लो इस चीज को। पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर of a circle, perimeter of a sector of a circle of radius 5.2 centimeter is 16.4 centimeter. Find the area of sector. ठीक है, अब मैं ना एज अ टीचर ही कह रही हूँ कि मैंने CIC स्टिल ठीक है, अगर तुमको पेपर में क्वेश्चन करना हो, अगर आप मेरे पास एक क्वेश्चन लेके आते हो जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, पहली बार ये क्वेश्चन बहुत टाइम के बाद अब देखा था ये क्वेश्चन, जब इसके पेपर में आया था, उससे पहले आई हैव दिस आइडिया कि मुझे पता है कैसे सॉल्व करना है, बट वो होता है ना कि ऐसे होगा वैसे होगा, लग जाएगा, वो इंस्टेंटली मुझे भेज नहीं किया। तो मैंने कहा तो बहुत अच्छी चीज है, पेरीमीटर का मतलब, हाँ जी, पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ? आई विल यूज लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2 रेडियस इज 16.4। मतलब मैं एक ऐसे बच्चे की तरह जिसको सब आता है, जो टॉपर होता है ना क्लास का, उसकी तरह मैंने एरिया क्वेश्चन हो जाएगा। पेपर में मेरे पास क्वेश्चन आएगा ना, तो आई विल बिहेव लाइक दैट ओनली, कि मुझे पता है पेरीमीटर का मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट है मेरा स्ट्रॉन्ग। टॉपर कौन सा होता है? जिसका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो, है ना, और वो मौके पे अप्लाई करे उस चीज को सोच कर। तो लेंथ आ गया, लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2 इंटू 5.2 इज इक्वल टू 16.4। लेंथ क्या होगी? 16.4 माइनस 10.4 कर दिया, आपका आंसर क्या आ गया? 6 सेंटीमीटर। मुझे बड़ा हुआ कि ये तो लेंथ का मेरे पास अब फॉर्मूला मुझे पता है। हाँ बोलो, लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r थीटा बाय 360 इज इक्वल टू 6। सच में कहती हूँ, मतलब कभी कभी पेपर्स में आई हैव दिस ब्रेन मौके पे चलना वाली चीज ना, मेरे साथ बहुत बार हुई है कि मौके पे एंड मोमेंट पे ना बस यह समझ में आ गया कि ऐसे करना, और वो सही मेथड ही है, चाहे क्लास में करवाया था चाहे नहीं करवाया। सच में कह रही हूँ, फिर कॉलेज एक बार भी ऐसा हुआ था, मैथ का पेपर था, और एंड लेवल पे हमें नहीं करवाई थी कोई चीज, बिकॉज आई मेरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे थे, आई गो बैक कॉन्सेप्ट ओनली की कॉन्सेप्ट में ये चीज है। मेरा क्वेश्चन सही था, पूरी क्लास का गलत था। कॉलेज लेवल पे बता रही हूँ, एवरीवन वाज डल की तुमने पहले पढ़ा है कहीं पर, यू हैड अ कांटेक्ट विद अदर कॉलेज, और मैंने कहा सब कुछ सही था, सिर्फ दिमाग चला उस टाइम पे। ठीक है, तो वही चीज मैं आपको सिखाती हूँ कि जब कंफ्यूजन आए तो सिर्फ कॉन्सेप्ट पे जाना, कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो यहाँ से मैंने कहा 2 पाई की वैल्यू मैं डाल दूंगी 22/7 या 3.14 जो भी मुझे दी हुई है। रेडियस मुझे पता है 5.2 थीटा। हाँ, मैं वही तो कह रही हूँ, मुझे वो फॉर्मूला याद नहीं था, आपको भी अगर वो याद नहीं आएगा, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से थीटा निकालूंगी, जो कि मेरे पास आ रहा है बड़ा अजीब सा नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर अब वो टॉपर एटीट्यूड
उसमें कहता है कि कोई बात नहीं, आ जाए थीटा, ऐसे की ऐसी वैल्यू वहां पे पुट कर देनी है। ठीक हो गया। थीटा क्या आएगा, 6 × 360 × 7/2 × 22 × 5.2, ये 3 हो गया। बाकी कुछ नहीं कटता, मत काटो। अब मैं क्या लिख दूंगी, 360 × 21/22 × 5.2, ये थीटा आ गया। समझ में आ गया। मुझे अब निकालना है 5 नंबर का क्वेश्चन बन गया, थीटा आ गया। अब मैं करूंगी एरिया ऑफ सेक्टर। बेटा वो फॉर्मूला सोचते हैं कि 5 नंबर है। समझ में आया, बिल्कुल लगाओगी। किसने कहा है, ये तब लगाना है जब तुम्हें पता है कि पेपर में तुम्हें फॉर्मूला नहीं आता। अगर वहां मौके पे बैठकर, ये क्वेश्चन की मैं बात नहीं कह रही हूँ, आई एम जस्ट सेइंग। अब मैंने क्या किया, इस थीटा की जगह ये पूरी की पूरी वैल्यू चिपका दी एज इट इज, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर। समझ में आ गया। दिस इज द एटीट्यूड विच आई वांट फ्रॉम यू फ्रॉम ईच वन ऑफ यू, कि वहां पर घबराना नहीं कि क्या हो गया। थीटा निकालो, उससे सॉल्व करने मत बैठो कि मैं कैलकुलेशन सारी कर लूं, कि मेरे पास से कट कर क्यों नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, उसे आगे चिपकाओ। वो इसलिए नहीं कटना क्योंकि उसे बाद में ऐसे कैलकुलेशन को इजी करना है। ये ले। अब इससे इजी क्या कर देंगे, 22 × 3 66 ठीक है। अच्छा सॉरी, 5.2 को एक्स्ट्रा कट कर दिया, ठीक है। तो ये 5.2 × 3, समझ में आ गया, ठीक है। अदरवाइज एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इज हाफ लेंथ इंटू रेडियस। ये लेंथ ऑफ आर्क होगा, पेरीमीटर नहीं होगा। अब ये फॉर्मूला ना बुक में लिखा नहीं हुआ, अगर कोई एक्स्ट्रा पढ़ लेता है एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर में भी लिखा नहीं हुआ, एग्जाम्पलर में है शायद, एग्जाम्पलर में है, कल रात को देखा था, पर वो किसी ने अच्छे से पढ़ा होगा तब है, अदरवाइज नहीं भी करते हो तो आराम से ही कर सकते हो, 3 नंबर में भी हो जाएगा। नहीं है, एग्जाम्पलर में भी स्पेसिफिकली एक क्वेश्चन फॉर्मूला नहीं दिया होगा, ठीक है। ठीक हो गया बेटा। अब कोई और भी मुझे डाउट भेजे, किसी ने भेजा डाउट और, हाँ दो, हम्म करनी है अभी, जाने जाओ। अच्छा, जो मैंने अभी क्वेश्चन दिया है ना आपको, हाँ 6 बजे, 6:15 तो क्लास है मेरी। हाँ हाँ आता हूँ, 6:15 के बाद आओ। हाँ जी, कौन सा वाला, आ जाओ। तुम्हारे पेरीमीटर तुम्हें स्टार्ट किया और प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम है, स्टार्ट से क्या है, और एपी में, ट्रिग्नोमेट्री में। हमारा क्वेश्चन क्या था, फिफ्थ क्वेश्चन। A vessel is in the form of an inverted cone. Inverted cone होती है, देखो कोन को तुम ऐसे प्लेस कर सकते हो, वेसल है तो ऊपर की तरफ मुंह खुल रहा है। A vessel is in the form of inverted cone. Height is 8 centimeter. Radius of the top, which is open, is 5 centimeter. ठीक है। It is filled with water up to the brim. इसमें पूरा पानी भरा हुआ है। उसके बाद उसने कहा है, when lead shots, each of which is a sphere. आप एक ऐसा स्फीयर जिसकी रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, इसको ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है। 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेल, राइट।
तो जब इसने फाइंड द नंबर का है ना, अब क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करोगे, लेट द नंबर ऑफ लेड शॉट्स इज इक्वल टू, ठीक है। जब आप एक लेड शॉट को, किसी भी चीज को पानी में गिरा रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट होती है, कितनी होती है? जितना उस चीज का वॉल्यूम है, मैथमेटिकल टर्म्स में। अब साइंस जो भी कहे, मैथ्स है नहीं है, तो जितना उस चीज का वॉल्यूम है उतनी डिस्प्लेसमेंट होगी। आपने कुछ लेड शॉट्स इस पानी में गिराए, तो हमारा 1/4 वाटर फ्लो आउट हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है? 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन। हाँ, 4 गुना डालेंगे। कितने डाले हैं मुझे नहीं पता, 4 नहीं डालेंगे, 4 गुना डालेंगे। अगर मैं 10 डाले तो 40 डाल का पूरा खाली 1/3 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एन लेड शॉट। समझ में आ गया? एंड व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट? किसके इक्वल है? ये किस शेप में बना हुआ है? स्फीयर। उसका वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर, ठीक है। और स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? याद रखना है इस, तो n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब आपने यहाँ पे लिखा 1/4 इंटू 1/3 इंटू पाई। रेडियस कितनी है? 5। 5 का स्क्वायर, हाइट कितनी है? 8। n इंटू 4/3 पाई इंटू 0.5 का ये 3 और 3 कैंसल, पाई और पाई कैंसल। अब यहाँ से ये 2 गया, ये 2 गया, ठीक है। तो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू n इंटू 5/10 इंटू 5/10 इंटू 5/10 इंटू, ठीक है। कैलकुलेशन अपने हिसाब से किया करो। 100। हाँ, ये लो, इसको सॉल्व करना। इस केस में ना कुछ नहीं करना है, सेकंड टर्म डी है, लास्ट टर्म सी, तो सारी वैल्यूज पुट करना है। एक्स और वाई ले लो ना, ए बी में मत लेना। फर्स्ट टर्म ए है, या सम ऑफ आपने एन टर्म्स निकाला। देख, सबको नहीं कराऊंगी, लो। तुम्हारा डाउट है? हाँ, तो क्या इधर है, बहुत इजी वे में कराती हूँ क्या, सबको नहीं करवाऊंगी। हमें सब भाग जाएंगे। सम ऑफ एन टर्म्स है ना, फॉर्मूला क्या होता है? n/2 a प्लस 2a प्लस n-1 b। अच्छा, ये n/2 a प्लस है, ठीक है। अब इसमें सी एन भी लिया ना, तो c इज इक्वल टू a प्लस n-1 b। समझ 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 में, ठीक है। सी की जगह अब तुम्हारे पास डी भी नहीं है इसमें, जो तुम्हारे पास है ना, तुम्हें एन चाहिए ना डी चाहिए, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू ए प्लस n-1, डी क्या है? b-6। अब इसको यूज करके एन की वैल्यू निकालो और यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसे क्या करूंगी? c इज इक्वल टू ए, एन को इससे मल्टीप्लाई किया, b-a माइनस b प्लस, ठीक है। तो c प्लस b -2a अपॉन b-a इज इक्वल टू, कैलकुलेशन बस देख लेना, ये आ गया। अब ये n की जगह यहाँ पर हो जाएगा c प्लस b -2a अपॉन b-a, साथ में 2 आ गया इंटू a प्लस, क्या रह गया आपका? क्या रह गया? बस। समझ इसलिए बता, मैं कभी कह रहे कॉन्सेप्ट पे जाओ कि इस चीज में ना मेरे पास n है, ना मेरे पास कॉमन डिफरेंस है, मुझे इसको हटाना है।
तो सेकंड टर्म का मतलब है मुझे कॉमन डिफरेंस दिया होगा, है ना, और लास्ट टर्म का मतलब है कि मुझे नंबर ऑफ टर्म्स पता लग जाएंगे कितनी है। मैं वही तो कह रही हूँ ना, या फिर तुम प्रूव कर लो। अब तुमने ये सम ऑफ एन टर्म्स का ये लिखा, सम ऑफ एन टर्म्स में फॉर्मूला डाला, ठीक है। अब आपके पास ये चीज आ गई, तो इस चीज में हर एक की वैल्यू पुट कर दो। ए सी क्या हुआ, ए प्लस एक्स प्लस वाई लेकर, एक्स प्लस एन माइनस वन वाई, वाई कॉमन डिफरेंस ले लिया ना, है ना। और बी प्लस सी, बी को सेकंड टर्म मान लिया, सी लास्ट टर्म होगी -2 है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ये प्रूव हो जाएगा कि वो n/2 उस फॉर्म में बन गया। ये वाला मैं करता हूँ। चलो, हाँ जी, और किसी का क्या डाउट है? एक ये एनुअल फंक्शन वाला जो क्वेश्चन है फ्लैग्स वाला, एपी का, ये कर लो, आपकी बुक का भी है। बुक में पोटैटो है, यहाँ पे फ्लैग्स दिए हुए हैं। स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल डिसाइडेड टू ब्यूटिफाई द स्कूल ऑन एनुअल डे। अब इसमें जो आपका पोटैटो रेस वाला क्वेश्चन था उसने एंड से स्टार्ट किया था, वन एंड से, ठीक है। जो बुक में पोटैटो रेस वाला क्वेश्चन था, द रनर स्टार्ट फ्रॉम वन एंड, और यहाँ से रन करते हुए, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ बकेट रखी हुई है, यहाँ से रन करते हुए वो पोटैटो के पास जाती है और उठाकर लेकर, ठीक है। आपका जो एग्जाम्पलर में फ्लैग वाला क्वेश्चन दिया हुआ है वो डिफरेंट क्यों है, क्योंकि उसने सेंटर से स्टार्ट किया। समझ में आ गया, राइट। पोटैटो वाला क्वेश्चन एंड से स्टार्ट हुआ था, किसी भी एक एंड से। और जो फ्लैग वाला क्वेश्चन है, मतलब ये वाले क्वेश्चन में दो ही वेरिएशन आती है कि इफ शी स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर, दे हैव 27 flags to be fixed at intervals of 2 मीटर each। 2-2 मीटर ईच के इंटरवल पे 27 फ्लैग्स हमें लगाने हैं। द फ्लैग्स आर स्टोर्ड एट द पोजिशन ऑफ द मिडल मोस्ट फ्लैग। तो पहले तो बताओ मिडल मोस्ट फ्लैग होगा कौन सा? 27 फ्लैग्स लगाने हैं ना। अगर मैंने फ्लैग 1 यहाँ रखा है, मीडियन होगा ना, तो सबसे मिडल वाला कौन सा आएगा? F14। F13 तक यहाँ फिक्स हो गए, 15 से लेकर 27 तक। समझ में आ गया? तो जिसको ड्यूटी दी गई है वो 14 पे खड़ा है बच्चा। समझ में आ गया? दिस इज नाउ वन अंडरस्टैंडिंग। जो सब जगह से हमने मीडियन भी कर लिया और सब कर लिया, उसके बाद हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया कि 27 फ्लैग का मतलब है मिडल मोस्ट फ्लैग इज F14, ठीक है। अब इसके बाद ये हाफ फेयर फुल फेयर वाला क्वेश्चन जरूर करना एग्जाम्पलर का, ठीक है। अब है रुचि केप्ट ऑल हर बुक्स वेयर द फ्लैग्स वर स्टोर्ड। उसकी बुक्स यहाँ पे है। अब उसे करना क्या है, एक एक फ्लैग उठाना है, ऐसे लगाते जा, मार्किंग हुई है। फिर यहाँ पे F12 पे आएगी, यहाँ पे गई, वापस आई, फिर गई, फिर वापस खड़ी है सेंटर वाली पोजीशन पर, उसके बैग्स वहीं पर है, और उसने फ्लैग लिया, 13 पर गई, वापस आई, 12 पर गई, वापस आई, 11 पर गई, वापस आई। समझ में आ गया? एंड F1 पर भी जा रही है और वापस आ रही है, तो हर बार डबल डिस्टेंस तो कवर हो रहा है ना, रिगार्डलेस कि एक बार फ्लैग है एक बार फ्लैग नहीं है। ठीक हो गया? तो अब क्या करेंगे इसमें हम, कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड ऑन वन साइड टूवर्ड्स लेफ्ट 2 मीटर का डिस्टेंस है। तो पहला वो कवर करती है टू एंड फ्रो 4 मीटर, दूसरी बार कवर करती है टू एंड फ्रो 8 मीटर, फिर कवर करती है 12 मीटर, सो ऑन टिल 13 टर्न, ठीक है। हाँ, तो उसने लिखा है हाउ मच डिस्टेंस डिड शी कवर इन कंप्लीटिंग दिस जॉब। तो एक साइड में F13 निकाल लेंगे, 13/2, 2 × 4 प्लस 13 - 1, कॉमन डिफरेंस इज 4। ये टुवर्ड्स लेफ्ट है,
टूवर्ड्स राइट भी सेम होगा, तो इसको इंटू 2 करते हैं, या लिख लोगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज, जो ये आंसर आएगा कितना, ये इसको करा, इसको 2 करा, 13 4 12, 12 इंटू 2 24, 28 इंटू 13, 13 8 4 10 3 364। ठीक है, तो मैं टोटल डिस्टेंस कर दूंगी 364 प्लस 364 मीटर, 728 मीटर। उसने रिटर्न लिखा है टू कलेक्ट हर बुक्स, इसीलिए हमने डबल लिया। अगर उसकी बुक्स यहाँ पड़ी होगी किसी भी एक कॉर्नर पे, तो वो आखिरी का फ्लैग लगाएगी, चली जाएगी, तो जो डबल डिस्टेंस है लास्ट का नहीं आएगा, -13 कर देंगे, -26 कर देंगे। नहीं आना चाहिए वैसे, वो इतना सोचने वाली चीज, -26 करेंगे अगर उसकी एंड पर ही बुक्स पड़ी, क्योंकि उसने यहाँ से फ्लैग उठाया, वापस चली गई, यहाँ लगी और यहीं से घर चली गई, दोबारा रिटर्न नहीं होगा। एक साइड पर, दूसरी साइड पर होगा, एक साइड पर नहीं होगा। 728 समझ में आ गया। अब इसके बाद उसने कहा है व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस शी ट्रैवल्ड कैरिंग अ फ्लैग। ये क्वेश्चन एज अ केस स्टडी बनकर जा सकता है। मैक्सिमम डिस्टेंस शी कवर्ड कैरिंग अ फ्लैग, F1 टू F14, हाँ कितना डिस्टेंस होगा, 28 मीटर। 28 26 होगा, 2 मीटर का गैप है बीच में, 26 होगा, 26 से माइनस करे थे बच्चे, 14 इन बिटवीन गैप्स देखो ना, 26। ठीक है, पेपर में भी करके आना है तुम्हारे, है ना। ठीक है, 26 मीटर, तो मैंने माइनस यहाँ पे 26 किया, तो कॉस, समझ में आ गया इतना। मैक्सिमम डिस्टेंस आइदर वे, अगर वो यहाँ से यहाँ जा रही है या यहाँ से यहाँ जा रही है, मैक्सिमम डिस्टेंस इज 26। हाँ जी, इसके अलावा कोई डाउट नहीं आपको, तुम बैठ के पढ़ना, मुझे 2-3 क्वेश्चन करके दिखाओ। सच्ची कह रही हूँ, नहीं तुम्हारा नहीं है अपना,